मेडिसिन में पिछली क्लास में अपन ने ब्लैक क्वार्टर के बारे में पढ़ा था। ब्लैक क्वार्टर कंप्लीट किया था, उसकी एपिडेमियोलॉजी, इसकी पैथोजेनेसिस, ईटियोलॉजी हो गया, इसके उत्पन्न होने वाले पशु में लक्षण, इसके अलावा इसका डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। नेक्स्ट अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया डिजीज टिटनस। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं टिटनस। टिटनस की बात करते हैं तो इसको इसका निक नेम होता है, बहुत ही शानदार है, जो आपको याद रखना है। इसके आधार पर ही, मतलब इसके लक्षण के आधार पर ही आपको ये निक नेम दिया गया है। जैसे कि लोकजा, इसको क्या कहा जाता है? लोकजा भी इसको कहा जाता है। जा का मतलब क्या होता है? जबड़ा। लोक का मतलब होता है एक जगह स्थिर होना। सही है। जब जा का मतलब क्या होता है? जबड़ा। लोक का मतलब एक जगह स्थिर होना। इस रोग में क्या होता है? पशु का जो जबड़ा होता है वो एक जगह स्थिर हो जाता है। पशु का जबड़ा मतलब यहाँ की जो मैंडिबल और जो मैक्सिला बोन होती है वो आपस में अकड़ जाती है, और जो जबड़ा होता है एक जगह स्थिर हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लोकजा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लोकजा। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कई बार ये लोकजा के नाम से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको टिटनस का दूसरा नाम क्या याद रखना है? लोकजा। तो ये हो गया इसका उपनाम। अगर इसके अपन लक्षणों की बात करते हैं तो मुख्य लक्षण कौन कौन से हो गए? मांसपेशियों में कपकपी, मांसपेशियों में कपकपी, और कई लक्षण हो सकते हैं इसको, जैसे कि अति उत्तेजना, अति उत्तेजना मतलब पशु जो होता है वो रेस्ट में नहीं रहता, आराम से नहीं बैठ सकता, उसमें उत्तेजना रहती है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है, वो सारी इसमें अति उत्तेजना आती है इसके अंदर। इसके अलावा तीसरी पलक का बाहर आना, आंख की तीसरी पलक का बाहर आना, आंख की तीसरी पलक का बाहर आना, और इसके अंदर मृत्यु, ये सारे इसके मुख्य लक्षण हो सकते हैं। अब आंख की तीसरी पलक का बाहर आना मतलब आंखों के कितनी पलकें होती है? आप लोग कहोगे कि आंखों की सिर्फ दो ही पलकें होती है, ऊपर वाली पलक और एक नीचे वाली पलक, लेकिन मैं कहता हूँ आंखों में 3 प्रकार की पलक होती है। 3 पलक होती है। ये आप लोगों ने कभी देखा होगा, पक्षियों के अंदर देखा होगा, जो पक्षी होते हैं उड़ते समय अपनी आंखों के ऊपर एक सफेद सफेद कलर का आवरण लाते हैं। सही है। एक पलक ऊपर वाली होगी, एक नीचे वाली होगी। इसके अलावा कई बार पक्षी जो होते हैं वो उड़ते समय एक और पलक का निर्माण करते हैं जो पूरी आंख को ढक देती है। वाइट कलर की होती है, सफेद कलर की होती है, जो पूरी आंख को ढक लेती है। उसके अंदर आर पार वो पारगम्य होती है, उसमें दिखाई दे सकता है, आर पार उसमें दिखाई दे सकता है। लेकिन वो क्या करती है? वो उड़ते समय पक्षियों को जो बाहर के धूल के कण होते हैं या ऐसे पदार्थ जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे आंखों की रक्षा करती है। तो वो तीसरी पलक होती है जो पक्षियों के अंदर कार्यशील होती है। लेकिन अपन बात करते हैं पशुओं की, तो पशुओं में ये तीसरी पलक जो होती है वो अवशेषी होती है। पशुओं में तीसरी पलक जो होती है अवशेषी होती है, जो अपने मानव में भी पाई जाती है, लेकिन अवशेषी होती है। अवशेषी का मतलब होता है ये अपने कार्य नहीं करती, उपस्थित होती है लेकिन कार्य नहीं करती, तो उसे बोला जाता है तीसरी पलक। सही है। 2 पलकें तो ऊपर नीचे होगी, एक तीसरी पलक और होती है जो सभी जीवों में पाई जाती है लगभग, क्योंकि कई जीवों में ये विकसित होती है या विकासशील होती है, या अपन कह सकते हैं गतिशील होती है। सही है। और कुछ पशु जो होते हैं उनके अंदर ये अवशेषी होती है, काम नहीं करती है। तो इसमें एक लक्षण है इस रोग का कि इसमें आंख की तीसरी पलक जो होती है वो बाहर आ जाती है। इसके अलावा अति उत्तेजना, मांसपेशियों में कपकपी या मृत्यु होना, अचानक से मृत्यु होना, वो सारे लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। ये हो गया इसका उपनाम और इसके मुख्य लक्षण। अब हम बात करते हैं रोग कारक की एटियोलॉजी। एटियोलॉजी की अगर बात करते हैं, एटियोलॉजी में इसका रोग कारक कौन सा हो गया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी,
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है, सही है। ब्लैक वाटर किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम चौवाई की वजह से। टिटनस किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से। अब इस रोग कारक की अगर बात करें तो ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये रोग है, ये जो जीवाणु है या बैक्टीरिया जो है वो शरीर के अंदर विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। शरीर के अंदर क्या करता है? विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। शरीर में विषैला पदार्थ उत्पन्न करेगा और ये विषैला पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। विषैला पदार्थ 3 प्रकार के विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कि अपन बताते हैं टिटेनोलाइसिन, टिटेनोलाइसिन हो गया, इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिन, इसके अलावा टिटेनोस्पाज्मिन, ये 3 प्रकार के जो है टिटेनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन, ये 3 प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो शरीर में जाने के बाद विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है। वो अपन पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये जो ये विषैले पदार्थ है 3 प्रकार के, इसके किस प्रकार से ये शरीर के अंदर कार्य करते हैं, वो चीज़ अपन आगे पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे। विषैला पदार्थ जो 3 प्रकार के टिटेनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन, ये 3 प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है, सही है। इसके अलावा ये जो जीवाणु है ये बैक्टीरिया है एक प्रकार का, क्या है? छड़नुमा है। छड़नुमा इसकी आकृति है ग्राम पॉजिटिव, छड़नुमा आकृति ग्राम पॉजिटिव हो गया, सही है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस इसकी पाई जाती है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस ये इसका मुख्य लक्षण है। इससे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का एक मुख्य लक्षण है। कई बार इसको एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है कि ड्रम स्टिक अपीयरेंस जो होती है वो कौन से जीवाणु की है। इस प्रकार का जो जीवाणु है जिसकी जो अपीयरेंस होती है वो ड्रम स्टिक अपीयरेंस कहलाती है। कौन से प्रकार की? ड्रम स्टिक अपीयरेंस पाई जाती है। तो ड्रम स्टिक का मतलब होता है, आपने देखा होगा ड्रम की जो स्टिक होती है, ड्रम बजाने वाली स्टिक किस प्रकार की होती है? आगे से मोटा इसका एक एंड होता है और पीछे से छड़ लगी होती है, सही है। इस प्रकार की होती है कि नहीं होती? इस प्रकार की इसकी संरचना पाई जाती है। ड्रम के आकार की संरचना इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है ड्रम स्टिक अपीयरेंस। जो ड्रम को बजाने वाली, जो ढोल बजाने वाली जो लकड़ी आती है उसके समान इसकी संरचना पाई जाती है। तो ये एग्जाम में आपको याद ही रखना है कि ये एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है कि ड्रम स्टिक अपीयरेंस होती है वो कौन से जीवाणु की पाई जाती है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इसके अलावा ये छड़नुमा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, सही है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस होता है, इसकी संरचना ड्रम स्टिक के समान होती है। इसके अलावा ये स्पोर फॉर्मिंग होता है। स्पोर फॉर्मिंग का मतलब होता है स्पोर का निर्माण करता है। तो कई वर्षों तक मिट्टी के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, सही है। स्पोर फॉर्मिंग, ड्रम स्टिक अपीयरेंस, छड़नुमा इसकी संरचना होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, अवायवीय शोषण करता है। अवायवीय शोषण के अलावा इसके जो स्पोर्स जो होते हैं वो वातावरण में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। किसी भी डिसइंफेक्टेंट के प्रति, डिसइंफेक्टेंट हुए वातावरण में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी, वातावरण में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके स्पोर हैं, कई वर्षों तक ये मिट्टी में उपस्थित हो सकते हैं। इसके स्पोर कई वर्षों तक मिट्टी में उपस्थित हो सकते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट और वातावरण में परिवर्तन के प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं, सही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा
115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को में अगर 20 मिनट तक इसको गर्म करेंगे, इस स्पोर की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्पोर को अगर 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 मिनट तक पानी में या तापमान पर इसको गर्म करते हैं तो इसको नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? उच्च तापमान। उच्च तापमान चाहिए, मतलब 115 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, 20 मिनट तक इसको इसमें उबालना है तापमान के अंदर, फिर इसके जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। सही है। तो ये हो गए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के बारे में। सबसे पहले तो ईटियोलॉजी में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कौन सा रोग उत्पन्न करता है? लोकजा या टिटनस उत्पन्न करता है। ये शरीर के अंदर जाएगा, शरीर में जाने के बाद विषैले पदार्थ उत्पन्न करेगा। विषैले पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो है टिटेनोलाइसिन, एक है फाइब्रिनोलाइसिन, एक है टिटेनोस्पाज्मिन। ये 3 प्रकार के क्या करता है? विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है। इसकी आकृति क्या होती है? छड़नुमा आकृति होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस होती है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस मैंने आपको बताई, जो ढोल बजाने वाली जो लकड़ी होती है जिसका एक सिरे के ऊपर आगे कपड़ा लगा हुआ होता है, पीछे से वो पूरी डंडी होती है लकड़ी की, उस प्रकार की इसकी संरचना पाई जाती है। इस बैक्टीरिया की संरचना इस प्रकार की होती है, जिसको कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस। सही है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए थे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके चारों तरफ एक ऐसा आवरण बन जाता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और किसी भी नॉर्मल चीज़ से इसको नष्ट नहीं किया जाता। ऐसा स्पोर, ऐसा ऊपर आवरण बना लेते हैं। तो इस पूरे को क्या बोला जाता है? स्पोर बोला जाता है। स्पोर बनाते हैं। इस स्पोर को क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट और वातावरणीय परिवर्तन के प्रति ये प्रतिरोधी होता है। डिसइंफेक्टेंट जैसे कि अपन पशुशाला या घर की सफाई करते हैं, फिनोल या जो भी अपन यूज करते हैं, अल्कोहल, फिनोल, जो भी अपन डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं उनके प्रति ये प्रतिरोधी होता है, उनसे इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये जो होता है, ये स्पोर होते हैं, ये उसके प्रति भी प्रतिरोधी होते हैं, उनसे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये वायु शोषण करते हैं। इसके स्पोर को 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए अगर गर्म करेंगे तो इसको नष्ट किया जा सकता है। इसके स्पोर को नष्ट किया जा सकता है। स्पोर का मतलब है इसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाने वाला जो आवरण है उसको नष्ट कर दो, बाकी बैक्टीरिया खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। बाहरी वातावरण में अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया खुद ब खुद नष्ट हो जाता है अगर इसके ऊपर का ये आवरण नष्ट कर दिया जाए। तो इसका जो स्पोर है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का स्पोर है, इसको 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट किया जा सकता है 20 मिनट तक उसको गर्म करने के बाद। तो ये हो गई इसकी एटियोलॉजी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की एटियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी मतलब फैलाव। इसका जो फैलाव होता है वो किस प्रकार होता है? फैलाव की अगर बात करते हैं तो ये जो है सर्वाधिक जो होता है गोवंश के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। सॉरी, हॉर्स के अंदर 2 जीव होते हैं, हॉर्स और एक होते हैं कैटल। जो हॉर्स होता है इस रोग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, सर्वाधिक संवेदनशील। और जो कैटल होती है वो इस रोग के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी। सर्वाधिक प्रतिरोधी मतलब क्या है कि हॉर्स के अंदर ये रोग जो होता है सबसे ज्यादा फैलता है। एक हॉर्स के अंदर, घोड़े के अंदर, घोड़े की जो प्रजाति होती है उसके अंदर ये रोग जो होता है सबसे ज़्यादा उसी के अंदर फैलता है। इसके अलावा कैटल की बात करें तो कैटल में ये रोग कम फैलता है, कैटल में कम फैलता है, और हॉर्स के अंदर ये रोग जो होता है सबसे ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? ये हॉर्स के मल में ये पाया जा सकता है, हॉर्स के मल में पाया जा सकता है। इसके अलावा मिट्टी में पाया जा सकता है,
इसमें मिट्टी में पाया जा सकता है। हॉर्स के मल में कैसे कि अगर हॉर्स में ये सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक संवेदनशील जो हॉर्स होते हैं तो उनके मल में भी ये उपस्थित हो सकता है। उनके मल के द्वारा ये मिट्टी में आ सकते हैं और मिट्टी में कई वर्षों तक ये जीवित रह सकते हैं। ये बैक्टीरिया जो है स्पोर के रूप में, इसके स्पोर जो होते हैं, इसके बीजाणु जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो होता है वो प्रवेश कैसे करता है, ये रोग जो होता है फैलता कैसे है। ये रोग मुख्य रूप से फैलता है किसी चोट की वजह से। चोट या अपन कह सकते हैं घाव की वजह से ये शरीर में जाते हैं। घाव की वजह से शरीर में जाएंगे और जाने के बाद जहाँ पे जिस घाव से ये शरीर में प्रवेश करते हैं उसी घाव में वहाँ रहते हैं, जिस अंग में ये प्रवेश करते हैं उसी अंग में रहते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, ये अपना जो विषैला पदार्थ होता है, टॉक्सिन होता है, वहीं पे रिलीज करते हैं। तो चोट या घाव की वजह से ये जो है शरीर में प्रवेश करते हैं। अब चोट या घाव किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी वस्तु से चोट लगना, या अपन कह सकते हैं किसी भी जंग लगी हुई धातु से शरीर में चोट लगना। जो भी जितनी ज़्यादा पुरानी वस्तु होगी उसमें इस रोग के बीजाणु पाए जाने के उतने ही ज़्यादा चांस रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर कोई लोहे की अगर पुरानी जंग लगी हुई लोहे की अगर चोट लगती है तो टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि जो पुरानी धातुएं होती है, जंग लगी हुई धातुएं होती है, उसमें टिटनस का जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उसके स्पोर उपस्थित हो सकते हैं। तो घाव की वजह से ये शरीर के अंदर जा सकते हैं। घाव किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पशु का अगर खुर के अंदर घाव है, पशु के खुर में घाव है, अगर खुर में घाव है तो उस घाव की वजह से वो मिट्टी से कहा जाएगा शरीर के अंदर जा सकता है। दूसरा, बद्धियाकरण के समय कास्टेशन अपन करते हैं, पशु का अगर कास्टेशन करते हैं, अगर उसमें ऑपरेशन से कास्टेशन किया जा रहा है, पशु का ऑपरेशन से कास्टेशन किया जा रहा है, तो अगर वो ऑपरेशन से कास्टेशन में अगर किसी प्रकार की सावधानी हटती है, कोई सावधानी अगर उसमें एक भी अगर उसमें सावधानी हटती है तो उस वजह से भी उसके अंदर घाव उत्पन्न होगा। उसके अंदर घाव उत्पन्न होने की वजह से वो मिट्टी के द्वारा, या अपन कह सकते हैं कि उसे बंध्याकरण के द्वारा, के घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बंध्याकरण के घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा पूंछ काटने पर उसका ऑपरेशन किया जाता है, पूंछ को काटा जाता है, काटने के बाद उस पर टाँके लगाए जाते हैं। अगर वो टाँकों की वजह से अगर वो पूंछ जो होती है मिट्टी में लगती है, मिट्टी में अगर पूंछ लगती है और जो घाव है पूंछ के ऊपर वो अगर मिट्टी में लगता है तो उससे जो स्पोर होते हैं वो शरीर में, पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा प्रसव के समय अगर पार्चुरेशन की क्रिया हो रही है, प्रसव की क्रिया हो रही है, उस समय में अगर प्लेसेंटा या किसी और वजह से, किसी कारणों से बैक्टीरिया गर्भाशय में प्रवेश कर सकता है और गर्भाशय में प्रवेश करने के बाद उसके जो ये विषैले पदार्थ होते हैं ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन, अगर पुरानी सिरिंज अगर ली जाती है, पुरानी सिरिंज अगर इंजेक्शन में काम में ली जा सकती है, पुरानी सिरिंज जो होती है वो अगर इंजेक्शन में काम में ली जाती है तो हो सकता है उसके ऊपर इसके स्पोर उपस्थित हो और वो शरीर को इन्फेक्ट करते हैं। ये सारे इसके कारण हो गए कि जो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जो स्पोर होता है किस प्रकार से शरीर के अंदर जाता है। पहले तो हॉर्स जो होता है इसके अंदर इसके लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है, या अपन कह सकते हैं केटल जो होता है वो सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है, और हॉर्स होता है सर्वाधिक संवेदनशील होता है। हॉर्स सर्वाधिक संवेदनशील होता है, हॉर्स में सबसे ज़्यादा रोग पाया जाता है। केटल में जो सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है, मतलब केटल के अंदर ये रोग बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। हॉर्स के अंदर ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो हॉर्स के मल के अंदर ये उपस्थित हो सकता है और इसकी वजह से ये मिट्टी के अंदर भी इसके स्पोर जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात, अगर मिट्टी के अंदर स्पोर उपस्थित होंगे तो वो चोट के द्वारा शरीर में प्रवेश करेंगे। चोट के द्वारा कैसे, खुर के घाव के द्वारा जा सकते हैं वो शरीर के अंदर। बद्धियाकरण के समय अगर घाव उत्पन्न होता है तो उस वजह से जा सकते हैं। पूंछ काटने पर पूंछ के घाव की वजह से शरीर में जा सकते हैं। पार्चुरेशन के समय या प्रसव के समय भी ये शरीर के अंदर जा सकते हैं। और अगर कोई पुराना इंजेक्शन अपन पशु को लगा रहे हैं तो उसमें अगर पुरानी सिरिंज, अगर उसमें पुरानी निडल यूज की जा रही है तो उस वजह से भी जो पशु में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा नवजात बच्चों में
नवजात बच्चों में एम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा इनका संक्रमण हो सकता है, जिसको भ्रूण नाल बोला जाता है। जो नए बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उनके अंदर भ्रूण नाल के द्वारा भी इस शरीर में प्रवेश कर सकता है। और अगर ऐसे बच्चों के अंदर भ्रूण नाल के द्वारा अगर ये टिटनेस होता है तो उसको बोला जाता है नियोनेटल टिटनेस। छोटे बच्चों में, नवजात बच्चों में अगर भ्रूण नाल के द्वारा ये टिटनेस का जो रोग अगर उत्पन्न होता है तो इस कंडीशन को बोला जाता है नियोनेटल टिटनेस। नियोनेटल टिटनेस मतलब, नियोनेटल का मतलब होता है न्यू बॉर्न जो पशु होते हैं, नए जो नवजात बच्चे होते हैं, उनके अंदर अगर टिटनेस होता है भ्रूण नाल के द्वारा तो इस कंडीशन को नियोनेटल टिटनेस कहा जाता है। ये हो गई इसकी एपिडेमियोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसके पैथोजेनेसिस। दूसरा इसके पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोगजनकता। अब ये रोगजनकता का मतलब होता है कि शरीर के अंदर क्या करे, किस प्रकार ये शरीर के अंदर विषाणु प्रवेश करता है, इसका स्पोर प्रवेश करता है, उसके बाद में शरीर के अंदर किस प्रकार विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है और वो किस प्रकार शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। पैथोजेनेसिस, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो रोग जीवाणु है, जीवाणु का स्पोर जो होता है, स्पोर जो होता है वो प्रवेश करता है शरीर के अंदर, किसकी वजह से, शरीर के अंदर उपस्थित घाव की वजह से। सही है, घाव की वजह से। कोई भी घाव, मैंने आपको बताए थे घाव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पूंछ काटते समय घाव उत्पन्न होता है, इसके अलावा बंदियाकरण कास्टेशन के समय, खुर के चोट के समय, यानी कि शरीर पे ऐसी जगह चोट, कोई भी जो मिट्टी के संपर्क में रहती है, ऐसी चोट जो मिट्टी के संपर्क में रहती है, ऐसा घाव जो बैठने पर मिट्टी के संपर्क में आ जाता है, तो ऐसे घावों की वजह से ये शरीर में प्रवेश करता है। तो घाव की वजह से शरीर में प्रवेश करेगा। शरीर में प्रवेश करने के बाद इसके स्पोर जो होते हैं वो वहीं रहते हैं, जिस ऊतक के अंदर इन्होंने संक्रमण किया है, जिस ऊतक में घाव उपस्थित है, उस घाव के अंदर ही वो रहते हैं। जिस ऊतक में प्रवेश करते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, उसी ऊतक में रहते हैं। जिस ऊतक में प्रवेश करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उसी ऊतक के अंदर प्रवेश करते हैं, उसी ऊतक में प्रवेश करते हैं। सही, जिस ऊतक में प्रवेश करते हैं बैक्टीरिया उसी ऊतक में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये 3 प्रकार के मैंने आपको विषैले पदार्थ बताए थे, वो विषैले पदार्थ वहाँ पे उनका सिक्रेशन होने लग जाता है। कौन कौन से 3 पदार्थ मैंने बताए थे आपको, 3 प्रकार के। एक तो ट्रिटेनोलाइसिन विषैले पदार्थ, फाइब्रिनोलाइसिन, एक है ट्रिटेनोस्पाज्मिन। तीन प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है। जिस ऊतक में प्रवेश करता है उसी के अंदर रहता है, उसी के अंदर रहते हुए ये ट्रिटेनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन और ट्रिटेनोस्पाज्मिन जो होता है वह विषैले पदार्थ होते हैं उत्पन्न करता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, अगर ये पैर के खुर के द्वारा अगर ये जाता है, पैर के खुर के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, तो उस खुर के जो हिस्सा होता है उसी के अंदर ये रहते हैं। खुर का जो हिस्सा होता है उसी के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं और वहाँ रहते हुए ही यहाँ पे 3 प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। अब ये विषैले पदार्थ क्या करते हैं, ये विषैले पदार्थ जो हैं वो ट्रिटेनोलाइसिन क्या करता है, ट्रिटेनोलाइसिन अलग अलग ऊतकों के अंदर जाएगा, शरीर के अलग अलग ऊतक होते हैं वहाँ पे जाएगा, अलग अलग ऊतकों में प्रवेश करेगा, अलग अलग ऊतकों में प्रवेश करेगा। और अलग अलग ऊतकों में प्रवेश करने के पश्चात ये क्या करता है, वहाँ पे नेक्रोसिस उत्पन्न कर देता है। ऊतकों में
नेक्रोसिस जैसी कंडीशन उत्पन्न कर देता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कोशिका का नष्ट होना। कोशिका का अपन कह सकते हैं एक कोशिका की जो डेथ होती है, कोशिका की मृत्यु होती है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? नेक्रोसिस। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? नेक्रोसिस। और जिस स्थान पर नेक्रोसिस होता है, जिस ऊतक में नेक्रोसिस की क्रिया होती है, वो ऊतक जो होता है काला पड़ जाता है, उसका रंग जो होता है गहरा काले कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का उसका रंग हो जाता है उस ऊतक का। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो ट्रिटेनोलाइसिन है, ये शरीर के अलग अलग अंगों में जाएगा, अलग अलग ऊतकों में जाएगा और वहाँ पे नेक्रोसिस उत्पन्न करेगा। मतलब वहाँ पे कोशिकाएं जो होती हैं उनको धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ कर देगा। वहाँ की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ कर देगा। तो यह किसका काम हो गया? ट्रिटेनोलाइसिन का। दूसरा फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है, फाइब्रिनोलाइसिन ये इसकी खुद की रक्षा करता है। टिटेनो जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनस जो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया, उसकी खुद की स्वयं की रक्षा करता है, स्वयं की रक्षा करता है। और स्वयं की रक्षा किस प्रकार करता है? अगर इसको ये इसके ऊपर जो फाइबर्स होते हैं उनका जमाव होता है तो उनको नष्ट करने का काम करता है। जो फाइबर्स यानी कि अपन ऐसे समझते हैं, जो फाइबर्स जो होते हैं शरीर में पाए जाने वाले फाइबर जो होते हैं, रेसे जो होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। तो एक प्रकार से ये स्वयं की रक्षा का कार्य भी करता है। टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोस्पाज्मिन, स्पाज्मिन का मतलब होता है स्पाज्म। ये स्पाज्मिन जो है स्पाज्म से आया है। स्पाज्म का मतलब होता है दोहरे पड़ना। स्पाज्म का क्या मतलब होता है? दोहरे पड़ना। तो ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। ये विषैला पदार्थ शरीर के रक्त से होते हुए तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। अब तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करने के बाद ये परिधीय तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने के पश्चात ये शरीर में दोहरे उत्पन्न कर देता है। दोहरे उत्पन्न कर देता है, दोहरे उत्पन्न कर देता है। जब उसमें तंत्रिका तंत्र का परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित होगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये हो गए इसके सारे काम। फिटनेस की रोगजनकता परिधीय तंत्रिका तंत्र में अफेक्ट कैसे करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनको रोक देता है, उनके कार्य को रोक देता है। और न्यूरोट्रांसमीटर के कार्य को रोकेगा तो परिधीय तंत्रिका तंत्र अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। उनमें ज़्यादा एक्साइटेशन उत्पन्न हो जाएगी। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में एक्साइटेशन उत्पन्न हो जाएगी, जिस स्थिति को क्या बोला जाता है? स्पाज्म बोला जाता है, दोहरे बोला जाता है जिस कंडीशन को। तो ये इसकी क्या थी? पैथोजेनेसिस। एक बार और देख लो। शरीर में स्पोर जो होते हैं घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। घाव के द्वारा प्रवेश करने के बाद स्पोर किस में बदल जाते हैं? बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है, तो जिस ऊतक के अंदर ये प्रवेश करता है उसी ऊतक के अंदर रहता है। उसी के ऊतक के अंदर रहते हुए ये 3 प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है। कौन कौन से? टिटेनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन। ये 3 प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है। इसमें जो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जो 2 प्रकार के ही हैं, एक तो टिटेनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन ये 2 प्रकार के ही विषैले पदार्थ हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं शरीर के अंदर इस रोग के लक्षण उत्पन्न करने वाली ये 2 ही विषैले पदार्थ है, टिटेनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोलाइसिन क्या करता है? टिटेनोलाइसिन अलग अलग ऊतकों में जाएगा। किसकी सहायता से जाएगा? रक्त की सहायता से। ये जो टिटेनोलाइसिन, टिटेनोस्पाज्मिन ये क्या होते हैं? ये रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। रक्त की सहायता से ये क्या करते हैं? ऊतकों में प्रवेश करेगा, अलग अलग ऊतकों में जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने लग जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? नेक्रोसिस। तो अलग अलग ऊतकों में प्रवेश करेगा और नेक्रोसिस की कंडीशन उत्पन्न करेगा। दूसरा टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोस्पाज्मिन जो होता है
वो शरीर में जाएगा और तंत्रिका तंत्र में जाएगा। तंत्रिका तंत्र में जाने के बाद वहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करेगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में जाने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करने के बाद उसमें अति उत्तेजना की जैसी कंडीशन आ जाती है। इस अति उत्तेजना की कंडीशन के दौरान यहाँ पे दौरे पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। पशु के अंदर दौरे पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ये हो गया पैथोजेनेसिस इसकी। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।